अगर चाहते हो सुखी और निरोगी जीवन अपनाना तो जिंदगी में योग को अवश्य ही अपनाना। नमस्कार, योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों, जिंदगी की इस भाग दौड़ में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इन उतार चढ़ावों के साथ हमारे स्वास्थ्य में भी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से स्वास्थ्य में जो विकार है उत्पन्न होते हैं और किस तरह से उनके हम पहचान कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको उपचार भी कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक श्री भूपेंद्र देव जी। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत और आज हम इनसे जानेंगे, जो कि हमारा विषय है त्रिदोष संतुलन में योगासन की भूमिका। और इन तमाम योगासन क्रियाओं को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योग प्रदर्शक दिलीप सिंह जी। आपका भी हम स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि योग जो है हमारी ज़िंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है और योग वास्तव में है क्या? जी, देखिएगा, योग को हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, हमारे सनातन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मैं अगर अपने व्यवहार की बात करूं कि मैंने योग को अपने व्यवहार में किस तरह से ढाला है और किस उस परिभाषा से मैं प्रभावित हुआ हूं, उसको मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि भगवत गीता की तरफ ले जाना चाहूँगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों की जो कुशलता है वो योग वही है। योग है, बिल्कुल। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कर्मों की कुशलता क्या है। तो कर्मों की कुशलता को जिस हिसाब से मैंने अपने जीवन में ढाला है वो इस तरह से ढाला है कि मैं जो भी कर्म करता हूं वो ईश्वर को समर्पित करते हुआ करता हूं। मेरा हर वो कर्म ईश्वर के लिए समर्पित होता है जो भी मैं करता हूं। तो जब भी ईश्वर के लिए हम कोई भी कर्म समर्पित करते हैं तो उसमें तीन कंटेंट हमारे सामने रहते हैं। एक तो ये रहता है कि ईश्वर के लिए जो भी कर्म हम समर्पित करते हैं उसको हम दिल से करते हैं, चाव के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, मन के साथ करते हैं। और दूसरा, जब ईश्वर को हमने कोई चीज समर्पित कर दिया, समर्पण की भाव जहां पर आती है तो वो निस्वार्थ रूप से हम उस कर्म को करते हैं। और तीसरी अगर हम बात इसमें आपको कहें कि तीसरे रूप में जब हम ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं तो वो जो कर्म बंधन वाला है वो एक सात्विक हो जाता है। वो हमारे जो वो कर्म है वो सात्विक हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से सात्विक हो जाते हैं। जब हम ईश्वर को साक्षी मान करके कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है सत्य ही होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें दोष की जो भावना है वो बहुत कम रहती है और ये भी रहता है कि अपने मन में जो है त्रुटि की भी जो एक तरह से संभावना है वो भी बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो अगर हम उसे समर्पण की भावना से करें तो कहीं ना कहीं अगर समर्पण हमारे मन में रहेगा तो सीधा हमारे जो कनेक्ट है वो ईश्वर की तरफ रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगर हम बात करते हैं सीधे त्रिदोष के बारे में, ये त्रिदोष वास्तव में क्या होते हैं और हमारी जिंदगी में इनका एक तरह से क्या महत्व रहता है, इस तरह से आप बताएं। जी, देखिएगा, इसको अगर हमने जानना है, त्रिदोषों को बहुत अच्छी तरह से अगर हमने जानना है तो हमें इसके लिए आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। जी, आयुर्वेद में कहा गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। जी, यानी कि शरीर के जो मूल है, शरीर के जो आधार है, जिस पर शरीर हमारा खड़ा है, वो तीन चीजें हैं, दोष, धातु और मल। और इसी को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया आयुर्वेद ने स्वस्थ पुरुष के लक्षण के उसमें कहा है। क्या कहा है कि समदोषो समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिद्यते। यानी कि दोष, अग्नि, धातु और मल, ये सारे के सारे शरीर के अंदर क्या होने चाहिए? सम होने चाहिए। सम का मतलब है हमारा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कहा है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। क्या कहा है कि स्वस्थ पुरुष के लिए केवल ये चार चीजें ही समस्थिति में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और क्या कहा है? प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यानी कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों प्रसन्न होनी चाहिए, तब जाकर के एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से, एक पुरुष जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको कही है। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर हम समझे तो इसमें तीन कंटेंट दे दिया आयुर्वेद ने। एक दे दिया शारीरिक, जिसमें क्या कहा उन्होंने कि दोष, अग्नि, धातु और मल, ये शरीर के हिसाब से दे दिए। और दूसरा दे दिया मानसिक। मानसिक में क्या कहा उन्होंने? इंद्रियां और मन हमारे प्रसन्न रहने चाहिए। और तीसरा इसमें आध्यात्मिक पड़ाव इन्होंने जोड़ दिया है, जिसमें क्या कहा कि आत्मा भी हमारे
जो है प्रसन्न रहनी चाहिए। तो ये एक तरह से 3 गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। अगर इसमें कहीं विकार आ जाता है तो ये 3 दोष भी हम इसे कह सकते हैं एक तरह से। और 3 आपने बात की त्रिदोषों की, तो इनका निर्माण किस तरह से होता है हमारे शरीर में जो है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो त्रिदोष हैं, त्रि का मतलब है 3, दोष का मतलब यहाँ पे लिया है जब ये दूषित होते हैं तो शरीर में विकार पैदा करते हैं। तो ये 3 जो दोष होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। अब देखिएगा, इन वात, पित्त और कफ के निर्माण के बारे में अगर जानना है हमें, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, वो पंचमहाभूत तत्वों से हुई है। बिल्कुल। और वो जो पंचमहाभूत तत्व है वो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यहाँ तक कि हम सबके शरीर का निर्माण भी इन्हीं पंचमहाभूत तत्वों से हुआ है। बिल्कुल सही। तो हमारे शरीर में ये पंचमहाभूत पहले ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब ये पंचमहाभूत संयुक्त दो रूप में संयुक्त होते हैं तब जाकर के ये दोष का निर्माण करते हैं। तो इनका जो एक तरह से समन्वय आपस में रहता है। अगर हम 3 दोषों की बात करते हैं तो इन पंच महाभूतों से ही इन 3 दोषों का निर्माण भी होता है। बिल्कुल स्वाभाविक। किस तरह से इस तरह इनकी जो प्रकृति रहती है हमारे दर्शकों को जी, इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जो वात दोष हैं, वात दोष में हमारा जो वात दोष में वायु तत्व और हमारा आकाश तत्व, ये दोनों विद्यमान रहते हैं। आकाश तत्व और वायु तत्व जब संयुक्त होता है, इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, उस दौरान जो है वात दोष की उत्पत्ति होती है, पहला। और दूसरा पित्त है। पित्त के लिए अग्नि तत्व और जल तत्व जब संयुक्त होता है उस दौरान हमारे शरीर में पित्त दोष की उत्पत्ति होती है। तो अग्नि और जल दोनों की स्थिति हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो पित्त की जो एक तरह से दोष है वो हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अगले पड़ाव की तरफ बात करें तो कफ दोष की अगर हम बात करें तो कफ दोष में पृथ्वी तत्व और जल तत्व जब संयुक्त होते हैं उस दौरान जो है कफ दोष का निर्माण होता है, कफ दोष की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये जो त्रिदोष हैं इनकी उत्पत्ति हमारे शरीर में पहले से विद्यमान पंचमहाभूत जब दो रूप में इकट्ठे होते हैं तब जाकर के जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो 3 दोषों का निर्माण जो है उन्हीं पंचमहाभूतों से हमारे जो एक तरह से शरीर में होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम इनकी त्रुटियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब इनमें दोष उत्पन्न हो जाता है तो हमारे शरीर में विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाभाविक। कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं अगर इन 3 दोषों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार? देखिएगा, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो त्रिदोष हैं, ये त्रिदोषों की स्थिति हमारे शरीर में किस तरह से है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। त्रिदोष हमारे शरीर में 3 स्तर में रहते हैं। ये पहला स्तर होता है समस्थिति, और दूसरा स्तर रहता है इसमें क्षय, और तीसरा स्तर रहता है वृद्धि। अब देखिएगा, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो समस्थिति का मतलब होता है बैलेंस स्थिति में। जब तक ये 3 दोष हमारे शरीर में बैलेंस की स्थिति में है, बैलेंस की स्थिति का मतलब है कि इनकी जितनी हमारे शरीर में जरूरत है उस हिसाब से है, तब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मतलब जैसे अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं जी, तो अगर वो नॉर्मल लेवल पे है तो उसमें समस्थिति की बात करेंगे। बिल्कुल। और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको हम हाइपरटेंशन की बात कर सकते हैं, तो उसमें वृद्धि की हम बात कर लेते हैं। और अगर वो थोड़ा सा कम है तो कहीं ना वो लो हम बात कर सकते हैं। स्वाभाविक। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह से की बात बताएं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब इन 3 दोषों में क्षय, पहले तो समस्थिति में, तो जब ये समस्थिति में तब विकार रहते हैं, शरीर में कोई विकार नहीं आ सकते। लेकिन जैसे इसमें क्षय और वृद्धि आ गई 3 दोषों में, वैसे ही शरीर में विकृति आनी शुरू हो गई, शरीर में विकार आने शुरू हो गए। और यही विकार जो है पहले छोटे छोटे होते हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़े रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें कैंसर जैसे रोग जो है इन त्रिदोषों के असंतुलन की वजह से पैदा होते हैं। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जो असंतुलन है किस तरह से आ जाता है हमारे शरीर में? क्या हमारी दिनचर्या इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर हमारा जो लाइफ का जो पैटर्न है? बहुत सी चीजें हो सकती है। कौन कौन से इसके मेन कारक रहते हैं वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। देखिएगा, ये प्रश्न सबसे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं अगर मेरे अनुभव के हिसाब से बात करूं तो मुझे तो एक ही कारण नजर आता है, एक ही कारण नजर आता है त्रिदोष के असंतुलन का, वो है इंसान का अप्राकृतिक होना। बिल्कुल सही बात। इंसान का नेचर के विरुद्ध जाना।
जितना जितना हम नेचर से दूर होते जाते हैं जी वो असंतुलन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। जी, जैसे ही इंसान नेचर के विरुद्ध चला गया वैसे त्रिदोष वहां पर असंतुलित होंगे ही होंगे, क्योंकि त्रिदोष हमारे प्रकृति के साथ जुड़े हैं, पंचमहाभूत के साथ जुड़े हुए हैं। अब पंचमहाभूत से जब हम दूर भाग रहे हैं तो शरीर में विकृति आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा, इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम इसको जानना चाहें तो हम जान सकते हैं प्रकृति के विरुद्ध का मतलब मेरा ये है कि हमारा जो रहन सहन, खान पान, जितनी कर भी ये चीजें हैं, आचार व्यवहार, जो भी दैनिक क्रिया हैं, व्यवहार हैं, वो सारे इसमें जी, include होते हैं। ये सारे के सारे अप्राकृतिक हो गए। इनको प्रकृति के हिसाब से कैसे करना होता है, कैसे इनके हिसाब से हमें चलना होता है, हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे यौगिक ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में परिपूर्ण तरीके से जो है इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। प्रकृति के हिसाब से एक व्यक्ति के सुबह जो है ब्रेकफास्ट करने का जो समय है वो है सूर्य के उगने से पहले का जी, और जो लंच का समय है जब सूरज मध्यम स्थिति में रहता है, दोपहर का समय जिसे हम कहते हैं, उस दौरान लंच का समय बताया गया है। और शाम को जो हमारा डिनर का समय बताया गया है वो सूरज डूबने से पहले बताया गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि वर्तमान समय में इस नियम के हिसाब से कौन व्यक्ति जो चल रहा है? मैं इस वक्त कह सकता हूं कि शायद ही हमारे कोई दर्शक भी ऐसे होंगे, हम में से भी कोई ऐसा होगा जो इन पूरी स्थितियों को जो है अच्छी तरह से अमल में लाता होगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है शायद, क्योंकि शायद यही भी एक रीज़न है कि हम प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान का अभाव भी है, इन बातों के बारे में हमें पता ही ना हो। ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर इन दोषों का निवारण की अगर हम बात करते हैं, योग खास तौर पर हम बात करते हैं, तो कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन से आसन हम अपना सकते हैं कि इन त्रिदोषों का हम निवारण कर सकें? जी, देखिएगा, योग खुद में एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति में अगर कोई विकृति आती है तो प्राकृतिक साधनों से अगर उसका उपचार किया जाए तो सबसे जो है बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो इसके लिए अगर हम योगिक अभ्यास की बात करें तो विशेष तौर पर कुछ आसन इकट्ठे करके एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन किया है हमने जो इन त्रिदोषों को संतुलित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये जो प्रोटोकॉल है अगर इसको अपने जीवन में ढालते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जो है त्रिदोषों को संतुलित कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। इसमें जो आसन की सीरीज है वो कुछ इस तरह से है। पहला जो आसन हमारा रहता है वो रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ से ले जाते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों के बल आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, सांसों की गति यहाँ पे सामान्य रहेगी। धीरे से वापिस पैर के पंजों को वापस ले आएंगे और यहीं से अर्ध चंद्राकार आसन की स्थिति में जाएंगे। यहीं से दोनों हाथों की स्थिति में रहने दीजिए। सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को सिर के पीछे यथाशक्ति जितना जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें। क्षमतानुसार ये करना बहुत जरूरी है, ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। जी हाँ, ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा प्रयास करने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के हिसाब से जितना जो व्यक्ति कर सकता है उतना कीजिएगा, तभी ये फायदे देगा हमारे लिए। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन होगा। हाथों की फिंगर्स को लॉक कर दीजिएगा। सांस भरते हुए कमर से राइट साइड की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। यहां से उत्कट आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला दीजिएगा, दोनों टांगों को नीचे बेंड करेंगे और इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। देखिएगा, ये जितने कर भी आसन है हमारे, ये थोड़ा सा एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक वैसे ही सीक्वेंस में चल रहे हैं जैसे सूर्य नमस्कार हमारा सीक्वेंस में चल रहा है। इसको इसलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज के समय में लोगों के पास समय नहीं रहता है। तो समय नहीं रहने की वजह से लोग जो है योग को बहुत ज्यादा अपने जीवन में ढाल नहीं पा रहे हैं। तो कम समय में किस तरह से उनको बेहतर रिजल्ट मिल सके, तो उसके लिए ये चीज जो है डिजाइन की गई। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज से भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि लोगों के पास बहुत कम समय रहता है। तो वो हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसे आसन बताए जाए जो बहुत जल्दी में हो सकता है हम उसको फिनिश कर पाए। जी 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 जी, अगले आसन के बारे में बताएं। इसके बाद रहेगा हमारा भूनमन आसन। स्टैंडिंग में दोनों टांगों के बीच में गैप दिया जाएगा और दोनों हाथों को पहले सिर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। यथाशक्ति जितना कर सकते हैं इसको उतना करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे
अब सांस भरते हुए राइट साइड की तरफ टर्न होंगे, जानुशीरासन। दोनों बाजुओं को अपने पैर के पंजों के पास ले आएंगे और अपने माथे को अपने जानुं तक, अपने घुटने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहीं से कोणासन में आएंगे। कोणासन में अपनी राइट बाजू को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे यहां पर, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी बाजू ऊपर की तरफ ले जाएंगे त्रिकोण आसन में, क्षणिक होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे और यहीं से वीरभद्र आसन में आ जाएंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों बाजुओं को सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसे कितनी बार दोहराना बहुत जरूरी होता है? अगर त्रिदोषों के संतुलन की अगर हम बात करें तो अगर इनको लगभग 3 से 5 बार अगर ये सारे आसन को रिपीट किया जाए, हाँ जी, कौन सा विकार इससे जो है दूर हो सकता है इस आसन से? ये क्या है कि तीनों दोषों में जो भी विकृतियां आती है, उन तीनों दोषों की विकृतियों को संतुलित करने के लिए, संतुलित समदृष्टि में ले आने के लिए, समस्थिति में लाने के लिए इस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया विशेष तौर पर। तो त्रिदोषों के लिए विशेष तौर पर इसको रखा गया है। जी, बहुत अच्छी बात। जानुशीरासन, और यहां से वापस आ जाएंगे कोणासन में, फिर त्रिकोण आसन, ऊपर वाली बाजू नीचे और नीचे वाली बाजू ऊपर, ऊपर वाली बाजू को वापस लाएंगे स्टैंडिंग भूनमन आसन में। दोनों टांगों के बीच में गैप रहेगा, दोनों हाथों को जितना यथाशक्ति जितना नीचे की तरफ ला सकते हैं लाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उत्कट आसन में आ जाएंगे। उत्कट आसन को विशेष तौर पर चेयर पोज भी कहा जाता है। हम कुर्सी में जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से जो है इस आसन में आने का प्रयास करेंगे। उत्कट आसन के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्कट आसन विशेष तौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा जो है कार्य करता है। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है क्योंकि खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि लोग खासतौर पर घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर रहे हैं। जी, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम हाँ, हो सकती है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो जब भी समय मिले तो इसको जरूर, हमारे दर्शकगण इसको जरूर कीजिएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम तिर्यक ताड़ासन में। दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक करेंगे, कमर से राइट साइड की तरफ जाएंगे, फिर धीरे से वापस लेफ्ट साइड, पुनः वापस आ जाएंगे अर्धचंद्राकार आसन में। दोनों हाथों को पीछे की तरफ यथाशक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे से वापस ताड़ासन में। इस तरह से ये टोटल हमारी 20 आसन का एक सीक्वेंस है। ये त्रिदोषों के संतुलन के लिए विशेष तौर पर रखा गया। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों को हमारी जो दिनचर्या रहती है खास तौर पर, अगर इन आसनों की बात करते हैं तो सुबह के समय या फिर शाम के समय किसी भी समय किया जा सकता है? देखिएगा, आप वापस आ जाएं दिलीप जी। देखिएगा, अगर हम योग अभ्यास की बात करें समय की, जी, अगर तो हमारे पास सुबह का समय हो तो सबसे उचित है। मैं इसलिए उचित बोल रहा हूं क्योंकि हमारे आयुर्वेद और वैदिक ग्रंथों में, योगिक ग्रंथों में कहा गया है कि सुबह हमारे जो उठने का समय बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने शरीर को जो है फ्रेश करना है। फ्रेश करने के बाद जो अगला क्रम बताया गया है वो योगी का अभ्यास बताए गए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे पहला ही कदम जो मुझे लगता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है, बहुत सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती होगी। क्या कुछ ऐसे मन में संकल्प किया जा सकता है कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और उसके बाद योगिक क्रियाएं करनी है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में देखने को मिल रही है। जी देखिएगा सर, इसका अगर समाधान है तो वो एक ही है। वो समाधान है कि रात को जो सोने का समय हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में बताया गया है, वो बताया गया है रात को जैसे ही अंधेरा हो जाए, लगभग 8 बजे के आसपास। अगर रात को हम 8 बजे सो जाते हैं तो सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद प्राकृतिक रूप से खुल जाएगी। डेफिनेटली हो सकते हैं। समय के आज के समय में हो क्या रहा है, लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं तो उठने का समय तो फिर इमेजिन ही नहीं किया सकता। लेकिन एक चीज़ इससे और भी हो सकती है जो मैं कहना चाहूँगा कि हम अगर अपने आप से प्यार करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम एक स्वस्थ जीवन अपनाना चाह रहे हैं, एक निरोगी जीवन जो है बिताना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार करने के लिए हमें अपने शरीर से प्यार करने के लिए हमें वो संकल्पबद्ध होना बहुत ज़रूरी है।
हमारे अपनी ज़िंदगी में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है और योग जो है इन अनुशासन की वृत्तियों को बखूबी समझाता है और योग में संकल्प के बारे में बताया जाता है और इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम इन क्रियाओं को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो अनुशासित जीवन है उसकी जो है एक चरणबद्ध क्रिया शुरू हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि अगर हम धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार इन क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक रूटीन बनना शुरू हो जाता है हमारे लिए। वो एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए रहती है। अगर हम बात करते हैं त्रिदोषों की जो विकृतियां हैं जी, किस तरह से उत्पन्न होती हैं, ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। हाँ, देखिएगा सर, त्रिदोषों में जो विकृति उत्पन्न होती है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिदोषों की कार्यविधियां क्या है हमारे बिल्कुल, शरीर आप के ये अंदर। जरूर बताएं। तो देखिएगा, अगर हम वात दोष की बात करें तो वात दोष में 2 जो है महाभूत तत्व हैं, वो आपस में मिले हैं। एक हो गया वायु, एक हो गया आकाश। अब इन दोनों को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। जो वायु है, वायु का मतलब तो हमें सबको पता है। जी बिल्कुल। आकाश का मतलब होता है स्पेस, हमारे शरीर के अंदर खाली तत्व। हमारे शरीर के अंदर जो स्पेस है, जितना करीबी स्पेस है, वो वायु तत्व की वजह से है। जी बिल्कुल। तो अब देखिएगा, जो वात है हमारे शरीर में, वात का काम क्या है? जो खाली स्पेस है उसमें जो ट्रांसफरेशन का काम करना, एक अंग से दूसरे अंग तक कोई चीज ले जाना, कोई संदेश पहुंचाना और वहां पे उसकी जो कार्यविधियां है उसका संचालन करना। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन का कार्य है, हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो वात दोष कर रहा है, वात दोष की वजह से है। और दूसरा एक एग्जांपल और हम इसमें आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा, हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन को हमारे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? वात दोष कर रहा है। क्योंकि वात दोष में 2 चीजें हैं, एक है आकाश, स्पेस है, और दूसरा है वायु। वायु क्या करती है? वायु किसी चीज को धकेलने का काम करती है और किसी चीज को धकेला वहीं पे जाया जाएगा जहां पे स्पेस होगा। अब हमारी अन्न नली है, वो अंदर से खाली है, जब हमने उसमें भोजन भरा तो उसको नीचे की तरफ धकेलने का काम वायु तत्व कर रहा है। सही बात। तो ये सारा का सारा काम जो है वायु तत्व कर रहा है। अब देखिए, अंदर हमारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन की क्रिया जो होती है वो भी वात दोष के कारण संपन्न होती है। सही बात आपने कही। उसके बाद क्या होता है, भोजन डाइजेस्ट हो गया, भोजन डाइजेस्ट होने के बाद 2 चीजों का निर्माण हो गया, एक वेस्ट मटेरियल हो गया, एक ऊर्जा पैदा होगी। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो शरीर से बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए धकेलना पड़ेगा, उसको धकेलने का काम फिर वात दोष हमारा कर रहा है। और जो एनर्जी होता है, एनर्जी को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य भी वात दोष कर रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने कार्यविधि समझाई है बात की। पित्त और कफ की हम जरूर आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे जो प्राणायाम है खास तौर पर, जी, कौन कौन से इन त्रिदोषों को दूर करने के लिए प्राणायाम हम कर सकते हैं? देखिएगा, प्राणायाम में आज मैं विशेष तौर पर बात करना चाहूंगा स्वर की। जी, बहुत अब हो सकता है हमारे दर्शक गणों के लिए ये शब्द नया हो, शायद बहुत सारे लोगों को ना भी इसके बारे में मालूम हो। जी, आप जरूर, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। शिवो स्वर, ये जो स्वर विज्ञान, ये पूरा एक विज्ञान है। इस विज्ञान को जनमानस के लिए दिया था भगवान शिव ने। शिवो स्वर उदय नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसकी चर्चा मिलती है। अब देखिएगा, हमारे शरीर में 3 स्वर बताए गए हैं और 3 स्वर में से विशेष तौर पर आज हम बात करेंगे 2 स्वर की। और वो 2 स्वर कौन कौन से? एक है हमारा सूर्य स्वर और एक है चंद्र स्वर। इनका सीधा सीधा रिलेशन हमारी नासिका से है। हमारे जो राइट नॉस्ट्रल वाला जो छिद्र है वो सूर्य स्वर वाला होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रल वाला जो छिद्र होता है वो चंद्र स्वर वाला होता है। अब सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य को हम सीधा सीधा उष्णता के साथ जोड़ते हैं, गर्मी के साथ जोड़ते हैं। और चंद्र की जब हम बात करते हैं तो उसको हम शीतलता के साथ सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो ये दोनों स्वर हमारे शरीर में शीतलता और उष्णता का काम करते हैं शरीर के अंदर, इसलिए त्रिदोष में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण। और अगर इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी शरीर में बिल्कुल बैलेंस रहेगा। स्वाभाविक सर। जी बिल्कुल। अब इसको और अच्छी तरह से समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो होता क्या है कि एक टाइम में एक ही स्वर चलता है लगभग 45 से 48 मिनट के आसपास तक। उसके बाद दूसरा स्वर जो है बदलता है। मान करके चलो अभी राइट चल रहा है तो 45 या 48 मिनट के बाद लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि कैसे हमें पता चल सकता है कि कौन सा स्वर किस वक्त चल रहा है, कैसे इसकी पहचान हो सकती है? कुछ थोड़ा सा तरीका अगर आप बिल्कुल इसको बताना चाहूंगा मैं कि स्वर को जानने के लिए क्या करना है हमारे को। पहले अपने किसी भी एक नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस खींचने का प्रयास करेंगे अंदर की तरफ और छोड़ देंगे, फिर दूसरे को बंद करेंगे, फिर सांस खींचने का प्रयास करेंगे और दूसरे से छोड़ देंगे।
अब जब हमने ये दोनों क्रियाएं दोनों नासिका छिद्र से की है तो हमें फील होगा कि एक नासिका से जब हम सांस खींच रहे हैं तो बड़े प्यार से खींची जा रही है, बड़ी स्मूथली खींची जा रही है, और दूसरे से जब हम सांस खींच रहे हैं अंदर तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ रहा है जिससे बहुत इजीली, बहुत आसानी से हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, वो स्वर हमारा उस दौरान सक्रिय है, बहुत अच्छी तरह से, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट, बहुत अच्छी बात। और जिससे मुश्किल हो रहा है तो वो स्वर सक्रिय नहीं है। अब देखिएगा ये स्वर जब तक हमारे शरीर में बैलेंस की स्थिति में है, समझिएगा सर, जब तक ये बैलेंस की स्थिति में है तब तक क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे त्रिदोष संतुलित है। त्रिदोष के साथ जोड़ना चाह रहा हूं मैं इसको। जैसे ही इन स्वरों में उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया, यहाँ पे हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो गया, मन भी असंतुलित हो गया और आत्मा तक जो है ये प्रभावित करता है हमारे। तो आज के इस पड़ाव के लिए, त्रिदोषों के संतुलन के लिए एक विशेष विधि डिजाइन की है मैंने स्वर विज्ञान के अंतर्गत, स्वर विधि के अंतर्गत। बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाड़ी शोधन करते हैं हम, नाड़ी शुद्धि करते हैं, हाथों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही रहेगी। प्राणायाम स्थिति में अपने हाथ को लाएंगे, अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ेंगे, वैसे जैसे कपालभाति में छोड़ते हैं। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, फिर राइट से फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ेंगे। इसमें सांस लेने की जो क्रिया है वो नॉर्मल रहेगी। आज तक हमने कपालभाति जो है दोनों स्वरों से सुनी, दोनों कानों से, दोनों नाकों से जो है हवा बाहर निकालते हुए सुनी है, लेकिन आज आपने बिल्कुल एक नई चीज हमें बताई है। ये विशेष तौर पर सर हमने ये डिजाइन किया है किसके लिए, त्रिदोषों के संतुलन, त्रिदोषों के संतुलन के साथ साथ शरीर को संपूर्ण संतुलन के लिए ये बहुत आवश्यक है। इससे होगा क्या, इससे जो हमारे शरीर में, हमारे स्वरों में जो उथल पुथल चल रही है, वो उथल पुथल जो है संतुलित हो जाएगी। जैसे ही वो संतुलित हो जाएगी तब तो हम खुद जो है, तब शरीर विकार रहित रहेगा और हमारी इंद्रिय, मन और आत्मा प्रसन्न रहेगी। खास तौर पर ये जो क्रिया है कितने समय तक की जा सकती है और कौन कौन जो है इसको क्रिया को ना करे, वर्जित किसके लिए है, ये भी आप जरूर बताएं। देखिएगा इसका अभ्यास लगभग 4 से 5 मिनट हमें लगभग करना है, क्योंकि 4 या 5 मिनट अगर हम करेंगे तभी जाकर के हमारे स्वर जो है संतुलित हो जाएंगे। देखिए वर्जित की अगर बात करें तो इतना हार्ड ये नहीं है, पर थोड़ा सा इतना ध्यान देना पड़ेगा हमें कि जिनको हृदय से रिलेटेड समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या है, उनको फोर्सफुली जो है बहुत तेजी के साथ नहीं करना है, थोड़ा सा सांस छोड़ना बहुत स्मूथली रहेगा। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। जी, त्रिदोषों की अगर हम विकृति की बात करते हैं तो किस तरह से ये हमारी मानसिक स्थिति को जो है प्रभावित करते हैं, ये आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ये जो है त्रिदोषों को संतुलित करने के लिए स्वर विज्ञान वाली विधि को दोहराया अभी, तो इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है, जो लगभग 8 से 10 बार करना बहुत जरूरी है। सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, 8 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। जी, और 8 से 10 बार इसे दोहराएं। आपका प्रश्न था सर कि जो है ये कैसे हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करती हैं ये सारी चीज़ें। तो मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए देखिएगा, मैं आपको पातंजल योग सूत्र की तरफ लेना चाहूँगा। महर्षि पतंजलि जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना, बैलेंस में करना, वही योग है। अब इन वृत्तियों को आगे महर्षि पतंजलि जी ने कहा, वृत्तियां पंचतः क्लिष्ट और अक्लिष्टा। ये जो वृत्तियां हैं ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में रहती है, यानी कि अच्छे और बुरे रूप में रहती है, दोनों रूप में रहती है। जब ये अच्छे बुरे रूप में रहती है तो इनका द्वंद्व चलता रहता है हमारे मन में, और वो जो द्वंद्व रहता है, इसी द्वंद्व के कारण हमारा जो मन जो है असंतुलित होता है, और जैसे ही हमारा मन असंतुलित होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर में विकृतियां आनी शुरू हो जाएगी, मन असंतुलित होने की वजह से। ये बात आपने सही कही है कि कहीं ना कहीं जो द्वंद्व होता है उस द्वंद्व को संतुलित करने के लिए भी हमारे पास जो योग में है, खासतौर पर प्राणायाम की अगर हम बात करते हैं, उसको प्राणायाम के साथ उसको हम ठीक कर सकते हैं। कौन सी विधि हम प्राणायाम में अपना सकते हैं इनको संतुलित करने के लिए, मानसिक तौर पर खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो? देखिएगा, जो हमारे पास एक जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी शुद्धि है, वो बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है इन चीज़ों को संतुलित करने के लिए, मन के विचारों को संतुलित करने के लिए। लेकिन इसको कुंभक के साथ करना है। नाड़ी शुद्धि को हमने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस भरनी है और फिर दोनों नॉस्ट्रल को बंद करना है, चिन लॉक करना है, यानी कि जलांतर बंद लगाना है,
जितनी देर अपने आप को रोक सकते हैं यहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे और अंततः गर्दन सीधी करेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस जो है बाहर छोड़ी जाएगी। जी भूपेंद्र देव जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश अपनी तरफ से आम जनता को देना चाहेंगे एक योग प्रशिक्षक के तौर पर संक्षेप में? बिल्कुल, ये एक ही बात पहुंचाना चाहूँगा मैं जो है अपने ऑडियंस जनों को जी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक होने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और योग अपने जीवन में जरूर डालिए, क्योंकि आज के समय में एक ही हमारे पास ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूपेंद्र जी, आज आपने योग में किस तरह से हम त्रिदोषों को समाप्ति कर सकते हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका स्टूडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आप भी अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, सुखी रहें और निरोगी रहें। फिलहाल कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।